हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। दोस्तों, आज भारतीय भूगोल के इस अध्याय में हम हिमालय पर्वतमाला का निर्माण एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से हम हिमालय पर्वत के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हिमालय पर्वत निर्माण में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। उन्हीं दो सिद्धांत के माध्यम से हम समझेंगे कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये दो सिद्धांत हैं, ये हिमालय पर्वतमाला की निर्माण के संबंध में बहुत ही अच्छी व्याख्या करती है। मतलब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हिमालय पर्वत की निर्माण कैसे हुआ। और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भारत के भूगर्भिक चट्टान एवं उनमें पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़े थे, तो उसी की अगली कड़ी में हम अगले अध्याय में लेकर आए हैं हिमालय पर्वतमाला का निर्माण एवं विशेषताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय को। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैरियस। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया कि भारत यानी सभी पृथ्वी एक बड़े भूखंड के रूप में, एक विशाल भूखंड के रूप, जिसे उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। यानी सभी आज वर्तमान में हम जितने भी महाद्वीप पढ़ते हैं, वे सभी कॉन्टिनेंट जो थे एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, यानी पेंजिया के रूप में क्या थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन्होंने इसका नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया पेंजिया का अर्थ होता है पैन। पैन का मतलब आल, और जिया का अर्थ होता है अर्थ। मतलब सभी जो एक काल्पनिक पृथ्वी, यानी सभी एक दूसरे से क्या हुए थे, पूरा तरह से जुड़ा हुआ, और इनके चारों तरफ एक विशाल महासागर, जिसे हम पैथालासा कहते हैं, पैथालासा। इसके बाद क्या हुआ, ये कब की बात हो रही है, तो पैलियोजोइक एक महाकल्प है, उसमें कार्बेनिफेरस कल्प की समय की बात है कि सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे। हुआ क्या इसमें कि जब महाद्वीपीय विस्थापन, जैसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये वेगनर ने दिया था। इन्होंने बताया कि सभी जो महाद्वीप हैं वे अस्थिर हैं। अस्थिर मतलब ये एक दूसरे से दूर तो कुछ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि जो विशाल भूखंड है उसमें कुछ महाद्वीपीय प्लेट हैं, तो कुछ उसमें महासागरीय प्लेट हैं, और तीसरा उन दोनों का मिला जुला रूप महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट हैं। तो जो प्लेटें होती हैं, जो हमारे पृथ्वी पर जो भूखंड है, उसमें जो प्लेटें हैं वो तीन तरह की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। पहला आपका महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा आपका महासागरीय प्लेट, तीसरा इन दोनों का मिला जुला रूप है, जिसे हम
महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट कहते हैं। महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट। तो ये 3 तरह का प्लेटें होती हैं। महाद्वीपीय का मतलब हो गया जो स्थल भूखंड है उसे हम महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे, और जो जल वाला भूखंड है उसे हम क्या बोलेंगे, महासागरीय प्लेट। और जो दोनों का मिला जुला मतलब एक स्थल और जल दोनों मिला के जो भूखंड होगा उसे हम महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट कहेंगे। एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे भारतीय प्लेट है, तो भारतीय प्लेट एक क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। उसी तरह से उत्तर में यूरोप और यूरेशिया का मिलाकर यूरेशियन प्लेट, वो भी क्या है, एक महाद्वीपीय प्लेट है। और महासागरीय प्लेट जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और इस तरह से आपका महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट जो दोनों का मिला जुला रूप है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी भारतीय और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों मिला के क्या है आपका महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट हैं। तो इस पृथ्वी है पूरी, उस पृथ्वी पर जितने भी एक दूसरे से जो जुड़े भूखंड थे उस समय, तो वो प्रमुख रूप से कितने प्लेटें हैं, तो इस 7 प्लेटें हैं। इन 7 प्लेटों का नाम जान लेते हैं। 7वां हो जाएगा यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यानी ये पृथ्वी के जो भूखंड हैं उनमें प्रमुख रूप से, वैसे तो छोटे और भी प्लेटें हैं लेकिन ये प्रमुख रूप से जो बड़े प्लेटें हैं ये आपके 7 हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड। इसी में आपका न्यूजीलैंड भी जुड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड ये प्लेट है। और आपका यूरेशियन प्लेट। तो जब पेंजिया का विखंडन हुआ अंतिम ट्रायसिक समय में पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो ये पेंजिया 2 हिस्सों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो उत्तर में जब उत्तर की ओर जो प्रवाहित हुई और एक आपका हिस्सा दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। तो जो उत्तर की तरफ प्रवाहित हुई उसे हम लॉरेंसिया या फिर हम इसे लॉरेंसिया के अलावा हम इसे अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण की ओर था उसे हम गोंडवाना लैंड। तो जो भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो गोंडवाना लैंड और दूसरा आपका लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, ये 2 महान भूखंडों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। यानी लॉरेंसिया के अंतर्गत आपका उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरोप और एशिया, ये 3 छोटे छोटे और कॉन्टिनेंट में क्या हो गया, आगे विभाजन हो गया। और गोंडवाना लैंड ये आपका दक्षिणी अमेरिकन, अफ्रीकन और अंटार्कटिका और आपका भारतीय प्लेट है, इसी में आपका ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड। तो इसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट कहते हैं। तो ये 4 बड़े बड़े भूखंड में और ये 3 बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप के रूप में क्या हुए, विभाजित हो गए। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो जो महाद्वीप थे वो भारत का ये आपका भारतीय प्लेट है, इधर आपका अफ्रीकन प्लेट से और इसके नीचे आपका अंटार्कटिका प्लेट से लगा हुआ था। इसका उत्तर पूर्व की ओर क्या होता है, ये प्रवाहित होता है, यानी
बढ़ता है धीरे धीरे, ये लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं ये कार्य होने में। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, उत्तर की ओर क्या हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था। तो हमने अभी देखा कि प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और जो विशाल भूखंड है पृथ्वी पर उस पर प्रमुख रूप से कौन कौन से प्लेटें हैं। इसके बाद हमने समझा कि जब पेंजिया था उसका 2 हिस्सों में विभाजन हो जाता है, जिसे हम अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहते हैं। उसमें 3 छोटे छोटे और भूखंडों में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। इसका 4 बड़े भूखंडों में विभाजन हो जाता है। इसके बाद हम समझेंगे जो प्लेटें होती हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो कुछ प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। जो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं वो प्लेटें अपसरित प्लेटें कहलाती हैं। तो इनमें किनारा होता है। तो किनारा मतलब ये क्या होगा, कैसी किनारा होगी, विनाशात्मक किनारा होगी। विनाशात्मक मतलब ये दोनों जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, जो भारी होगी वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और हल्का जो होगा, हल्का जो प्लेट होगा ऊपर चला, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ जाएंगे। उसी तरह से जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच में क्या होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। उसके नीचे जो ज्वाला यानी कि लावा मैग्मा वगैरह होता है वो क्या होता है, बाहर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल आता है, और वो जब ठंडा होकर चट्टानों का निर्माण करता है। विनाशात्मक होता है, वहाँ पर पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। तो इसके अलावा एक और होता है संरक्षित प्लेट किनारा। संरक्षित प्लेट किनारा क्या होता है, जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जो वो बिना एक दूसरे से टकराए क्या होती हैं, वो निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये हम अभी आपको समझा रहे थे कि ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को, यही सिद्धांत हिमालय पर्वत के निर्माण को समझाएगा। तो इसलिए इसे समझना जो जरूरी था कि जो हैरियट ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया, फिर इन्होंने बताया कि जो भारतीय प्लेट है ये उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी। तो इन दोनों के बीच, यानी इधर भारतीय प्लेट जिसे हम गोंडवाना लैंड, ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये आपका भारतीय प्लेट जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट बोल दे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट ये क्या आपका उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रही है, प्रभावित हो रही थी। जब पेंजिया यानी जो पेंजिया नाम का बड़ा विशाल भूखंड है, इसका जब विभाजन होता है 2 हिस्सों में, तो बीच में क्या होता है, एक सागर का निर्माण होता है। तो वही सागर कौन सी सागर थी आपका, टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड जिसे भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट कहते हैं, और इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट था। यूरेशियन प्लेट ये यूरोप और एशिया ये दोनों से मिला जुला रूप है। इन दोनों प्लेट यानी ये जो यूरेशियन प्लेट है ये थोड़ी भारी प्लेट है, मतलब विशाल। इसकी अपेक्षा भारतीय प्लेट की अपेक्षा क्या है, यूरेशियन प्लेट क्या है, ज़्यादा हैवी है। तो जब टेथिस सागर यानी जो ये भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट हैं, इनसे बहुत सारे क्या होती थी, नदियाँ बहती थी, बहुत सारी नदियाँ बहती थी। और उस तरह से जो यूरेशियन प्लेट है उधर से भी क्या है, बहुत सारी नदियाँ बहती थी। तो ये नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं, टेथिस सागर में। तो नदियों के द्वारा लाए हुए जो गाद, मिट्टी, कॉप, अवसाद, बालू, रेत सब क्या है लाकर टेथिस सागर में गिरता था। तो उसमें जमा होता गया, तो जमा होता चला गया। तो क्या होगा, जब ये प्लेटें उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी तो ये जाकर इसमें क्या हुआ, टकराई। यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ, टकराई। जब टकराता है
तो जो टेथिस सागर में जमे, यानी ये अचानक नहीं हुआ कि जाकर अचानक टकरा गया, बल्कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऐसे प्रवाहित हो रहा था। तो जैसे जैसे ये इसके करीब आ रहा था, जैसे जैसे ये जो प्लेटें हैं, इस तरह से हम इसको डिनोट कर दें, ये जो प्लेटें हैं ये जब इस तरफ खिसक रही थी और इधर आपका विशाल जो यूरेशियन प्लेट है और इनके बीच में जो टेथिस सागर धीरे धीरे क्या हुआ, उथला और सक्रिय संकीर्ण रूप से था, तो धीरे धीरे और सकरा होता चला गया। तो इनमें बीच में जो मलबे थे, जैसे हम अपना हाथ ये अपना, यदि हम बीच में कुछ रखें जो गीला हो, मिट्टी रख लें और मिट्टी को जब हम दबाएंगे तो क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो उसी तरह से क्या हुआ, जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप प्लेट उत्तर पूर्व की प्रवाहित हो रही थी, तो जब यूरेशियन प्लेट से बीच में टकराती है तो बीच में जो इसके टेथिस भूसन्नति कहते हैं, तो ये टेथिस सागर में जो जमे मलबे हैं वो ऊपर हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत के रूप में क्या हुआ, निर्माण हो गया, जिसे वलित फोल्डेड मतलब मोड़दार और नवीन पर्वत का युवा निर्माण हुआ। तो ये किसने बताया, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरियस ने बताया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के जरिए हम समझे। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, पर आज के समय सबसे ज़्यादा जो मान्यता दी जाती है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दी जाती है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे से इसको समझा पाता है और लोगों को ये बात ज़्यादा रिलायबल लगता है, विश्वसनीय लगता है। कोबर ने क्या बताया था कि जो टेथिस सागर है, इन्होंने टेथिस भूसन्नति कहा इसको, कि टेथिस भूसन्नति, तो इसलिए इसे टेथिस भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं कोबर के। इन्होंने बताया कि जो दोनों तरफ से नदियाँ अपने साथ लाए हुए मलबे, गाद, मिट्टी, रेत जब जमा करते गए तो इसमें क्या हुआ, पहले तो ये बिल्कुल उथला छिछला था, ये जो इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, नदियाँ अपनी इस तरफ आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ और इधर आपका यूरेशियन, मतलब दोनों तरफ से नदियाँ आती थी, तो यहाँ पर क्या करती थी, अपना जल गिराती थी, इसमें अपना टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें मलबे के रूप में जमा होता गया, ऐसे लाखों करोड़ों वर्ष तक जमा होता गया। तो इनमें जब और दबाव पड़ता है, जब इसमें दबाव पड़ता है तो इसमें अवतलन की क्रिया प्रारंभ होती है, यानी और नीचे क्या हो जाता है, ये और नीचे धंस जाता है। ठीक है, ये और नीचे क्या हो जाता है, धंस जाता है। तो और नदियाँ क्या करती हैं, इसको और ज़्यादा इसको भर देती हैं। तो जब इसे भरने के दौरान क्या हुआ कि जब इसमें नीचे तरफ अवतलित होगा, दबाव पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि किनारों से भी क्या होगा, इसमें संकीर्ण होते हुए संकुचित होगा। तो इन्होंने बताया जब संकुचित होने के दौरान इनके दोनों तरफ मतलब दोनों किनारों पर क्या हुआ, मोड़ पड़ गया। क्या हो गया, मोड़ पड़ गया। तो इसी जो मोड़ पड़ा, एक तरफ इसे हम हिमालय पर्वतमाला नाम दिया गया और जो दूसरी तरफ मोड़ पड़ा वो तिब्बत का पठार में स्थित कुनलुन श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत के उत्तर में है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा था एक पठारी के रूप में था, इस पठार को हम बोलते हैं तिब्बत का पठार। तो इस तरह से कोबर ने बताया कि कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये तो आपका कोबर का टेथिस भूसन्नति सिद्धांत है। और इसके अलावा हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हैरियस द्वारा दिया हुआ ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से समझा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ।
तो ये दोनों सिद्धांत को हम लोग समझे। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बताया कि हैरियस ने बताया कि कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये जो आपका भारतीय प्लेट है, जिसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट जो अंगारा लैंड का हिस्सा है। जब ये दोनों उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी तो बीच में टेथी सागर था। टेथी सागर में जमे मलबे जब ये धीरे धीरे उसके पास जाता है तो उसमें जमे मलबे वलित मोड़दार पर्वत के रूप में निर्माण होता है, जिसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये भूगर्भिक दृष्टि से एक युवा पर्वत श्रृंखला है, और ये बनावट के दृष्टि से एक वलित मोड़दार पर्वत है। और दूसरा हमने बताया इसमें टेथिस भूसन्नति। उन्होंने बताया कि टेथिस भूसन्नति में दोनों तरफ से नदियों के द्वारा लाए हुए गाद, मिट्टी, कॉप जमा करते गए। जब उसमें अत्यधिक मात्रा में बोझ पड़ा तो क्या हुआ, नीचे की तरफ और धंस गया, यानी अवतरित हो गया। और नदियाँ इसमें और लाई जमा की। इसके बाद किनारों पे क्या हुआ, संकुचन होने लगा। जब संकुचन हुआ तो दोनों किनारों पे क्या हुआ, मोड़ पड़ गया। इसी मोड़ को हम एक तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं, दूसरी तरफ से कुनलुन श्रेणी के रूप में जानते हैं। बीच में जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम पठारी हिस्सा यानी तिब्बत का पठार कहते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका। इसके बाद हम अब समझेंगे कि हिमालय पर्वत की विशेषताएं क्या हैं। आप इसे दोस्त नोट कर लीजिएगा। यदि आपको कोई बात न समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हिमालय पर्वत की विशेषताएं क्या हैं। इन विशेषताओं को समझकर हम इस अपने वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में हिमालय पर्वत के सभी श्रेणियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो जब हिमालय पर्वत का, अब तो ये टेथी सागर के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। यानी अब वर्तमान में इसकी स्थिति हम जो देखते हैं, वर्तमान स्थिति भारत की हमें कुछ इस प्रकार नजर आता है। आइए इसको रफली समझ लेते हैं। तो ये रहा आज का वर्तमान भारत। तो हमने बताया कि ये हिमालय पर्वत है, तो ये क्या है, इसके पहले यानी हिमालय पर्वत जो पूर्व पश्चिम में फैला हुआ विश्व का विशाल पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम और पूरब में फैला हुआ एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई कुल 2500 किलोमीटर है। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत पठार पर स्थित नामचा बरवा कहते हैं, नामचा बरवा। और यहाँ पर आपका नंगा पर्वत मतलब जो हिमालय पर्वत है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित यानी तिब्बत हिस्सों में स्थित नामचा बरवा तक फैला हुआ है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक गार्ज है, सिंधु नदी यहाँ से मुड़ती है। तो यहाँ पर एक बहुत गहरी घाटी का निर्माण करते हैं जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी से लेकर इधर आपका ब्रह्मपुत्र नदी का दक्षिणवर्ती मोड़ है, तो ब्रह्मपुत्र तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, औसतन 2500 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये पश्चिम की तरफ क्या है, ज़्यादा चौड़ा है। और ज़्यादा चौड़ा होने के नाते इधर क्या है,
हिमालय पर्वत की ऊंचाई कम है अपेक्षा पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ ये क्या है, इसकी चौड़ाई कम है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या है, ज़्यादा है। स्वाभाविक है, कोई चीज़ ज़्यादा चौड़ा होगा यानी दबाव कम पड़ा होगा तो उसकी ऊंचाई कम होगी। जहाँ पर ज़्यादा दबाव पड़ा होगा वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा हो गया होगा। तो यहाँ आपका ये 400 किलोमीटर में फैला हुआ है, इधर आपका औसतन 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ जाते समय हिमालय पर्वत क्या हुआ, सकरी होती गई है और उसकी ऊंचाइयाँ यहाँ क्या है, बढ़ती गई हैं। और इसकी औसतन चौड़ाई कितनी माने है, इसकी औसतन चौड़ाई 240 किलोमीटर है, इसकी औसतन चौड़ाई। इसके बाद जो हिमालय पर्वत हैं, हमने बताया कि भूगर्भीय दृष्टि से यह एक युवा पर्वत है और बनावट की दृष्टि से एक नवीन मोड़दार पर्वत है। अभी भी जो ये हमारा भारतीय प्लेट है, ये अभी भी उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो अभी भी हिमालय पर्वत का क्या हो रहा है, धीरे धीरे उत्थान हो रहा है, लेकिन इसकी जो गति है बहुत कम है। जिससे हम हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है ये 3 चरणों में अलग अलग इसका क्या हुआ, 3 चरणों में उत्थान हुआ। एक को हम ग्रेटर हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, और उसके बाद लघु हिमालय और बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं। इन हिमालय जो है ये पश्चिम में और पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ है, मतलब ये दक्षिण की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। तो इसे हम दक्षिणवर्ती मोड़ जो है इसे पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी नाम से जानते हैं, और इसे अफगानिस्तान में हिंदकुश श्रेणी के नाम से जानते हैं। वही आपका पूर्वोत्तर भारत में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे हम पटकोई बूम कहते हैं, पटकाई बूम या पटकोई बूम कहते हैं। नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी कहते हैं, नागा पहाड़ी। मिजोरम में मणिपुर में इसे मणिपुर पहाड़ी कहते हैं, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी। और मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी। और इसकी एक शाखा, हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में चली जाती हैं, तो म्यांमार में इसे अराकान योमा नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका हिमालय पर्वत के संबंध में कुछ छोटी मोटी विशेषताएं, और हमने हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में समझे। हमने अब इस अगले वीडियो लेक्चर में हम सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो 4 पर्वत श्रृंखला होती हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोग लद्दाख, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमालय पर्वत से भी क्या है, पुरानी है। इसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण, तो पहले ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और हिमालय जो लघु हिमालय है ये श्रृंखलाबद्ध, मतलब इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये काश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी, और इसे अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग छोटे छोटे वहाँ के जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम रखा गया है। जैसे डफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और हिमालय पर्वत पर स्थित जो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन सभी चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। और आने वाले
वीडियो लेक्चर में हम लोग दर्रों के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, हिमनद के बारे में और जो घाटियां हैं इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगले अध्याय मिलेंगे। एक बार आप इसे अपना नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आप किसी भी टॉपिक को जितना अच्छे से पढ़ते हैं, जितना आप उस पर वक्त देते हैं, समय देते हैं, उतना ही आपके लिए क्या होता है, कोई चीज़ याद करना आसान होता है। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम अगले अध्याय में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइल। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्कुराने से ही हमें अंदर से एनर्जी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।